नमस्कार दोस्तों। आज मेरे साथ है मेरे फ्रेंड अमित जैन, जो एक फाइनेंशियल प्लानर हैं फॉर रियल एस्टेट इन्वेस्टर्स एंड डेवलपर्स। अमित जी, स्वागत है आपका। अमित जी, मेरे कुछ क्वेश्चंस है फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट को लेकर के। जैसे फाइनेंशियल प्रोडक्ट में इन्वेस्ट जब करना होता है तो फाइनेंशियल एडवाइजर्स नॉर्मली पूछते हैं कि आपका ऑब्जेक्टिव क्या है। अगर रियल एस्टेट सेक्टर में मुझे इन्वेस्टमेंट करना हो तो उसके लिए भी कुछ ऑब्जेक्टिव्स चाहिए होते हैं। हाँ, होता है ना। रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट करने के लिए भी आप पोर्टफोलियो का पूरा बकेट बना सकते हो। पोर्टफोलियो का बकेट आप वेरियस पार्ट में डिवाइड कर सकते हो। एक पार्ट होता है कैपिटल अप्रिसिएशन, दूसरा पार्ट होता है लेगेसी मैनेजमेंट और तीसरा पार्ट होता है रिकरिंग इनकम और रिटायरमेंट मैनेजमेंट। आपने कहा कैपिटल अप्रिसिएशन, वो किस तरीके से होता है? कैपिटल अप्रिसिएशन कैसे होता है कि आप कोई भी प्री लॉन्च या अपकमिंग लोकेशंस के प्रोजेक्ट्स में आप इन्वेस्ट कर सकते हो कोलैबोरेशन विद द डेवलपर्स, और आप उसमें अच्छा रिटर्न अर्न कर सकते हो। जैसे कि क्या होता है कि जो भी अपकमिंग इन्वेस्टमेंट्स होते हैं या अपकमिंग प्रोजेक्ट्स होते हैं उसमें डेवलपर्स आपसे अच्छे रेट में प्रॉपर्टी आपको बाय करने के लिए ऑप्शंस देता है, और वो प्रॉपर्टी आप बाय करके अच्छा रिटर्न इन्वेस्टमेंट में कमा सकते हो। अमित जी, जैसे कि स्टॉक मार्केट हो गया या फिर जो फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स हो गए, उसमें जब हम इन्वेस्टमेंट करते हैं तो ऑन एन एवरेज 12% के आसपास जो है ईयरली रिटर्न मिलता है। रियल एस्टेट सेक्टर में अगर कोई इन्वेस्ट करता है तो उसको, या आपके जो इन्वेस्टर्स हैं जिन्होंने आपके थ्रू इन्वेस्ट किया है, उनको ऑन एन एवरेज कितना रिटर्न मिला होगा? ऑन एन एवरेज एनुअलाइज बेसिस पे आप रिटर्न अगर देखें तो 15% से 24% का मिनिमम आरओआई बैठ जाता है। 15 से 24% का आरओआई आराम से हो जाता है। तो फिर टैक्स भी उसके हिसाब से काफ़ी ज़्यादा आता होगा। टैक्स को मैनेज किया जा सकता है और उसके लिए आपको मेरे को पर्सनली मिलना पड़ेगा। अच्छा, आपने दूसरा बताया कि लिगेसी पोर्टफोलियो मैनेजमेंट या फिर लिगेसी क्रिएशन, वो क्या है? लेगेसी क्रिएशन कैसा होता है कि जैसे कुछ ऐसे प्रॉपर्टी इन्वेस्टमेंट्स होते हैं जो लॉन्ग टर्म के लिए आप करते हो, आपके लेगेसी के लिए करते हो। उस केस में आप क्या कर सकते हो, जो अपकमिंग प्रोजेक्ट्स है, अपकमिंग लोकेशंस है, अपकमिंग डेवलपमेंट्स बाय गवर्नमेंट है, वैसे एरिया में आप इन्वेस्ट करो। जो इन्वेस्टमेंट अमाउंट बहुत कम होगा बट गोइंग फॉरवर्ड उसका 100x और 200x रिटर्न होगा। तो आप प्रॉपर्टी लेके आपके बच्चों या बच्चों के बच्चों को आप दे सकते हो। तो इसकी इंफॉर्मेशन कहाँ से कैसे मिलती है आपको? इसकी इन्फॉर्मेशन वेरियस सोर्स में मिलती है। गवर्नमेंट के कुछ अनाउंसमेंट्स रहते हैं, डेवलपर्स के साथ हम जब डिस्कस करते हैं तब पता चलता है। कंपनीज किस एरिया में इन्वेस्ट कर रही है या कहाँ पे नए प्लान्स लगा रही है, उससे भी हमें पता चल जाता है। अच्छा अमित जी, मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, मेरे पास रेसिडेंशियल ऑलरेडी मेरे पास है, जो मेरा खुद का है। थोड़ा सरप्लस पैसा अगर मेरे पास पड़ा है तो मेरे को उसको कहाँ पर इन्वेस्ट करना चाहिए रियल एस्टेट में अगर करना हो तो? अगर आप रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट की बात करते हैं और आपके पास एक रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी है जिसमें आप खुद रह रहे हैं, और अगर वो लोन फ्री है, तो आप उसके ऊपर मॉर्गेज या लिवरेज लेके आप नई कमर्शियल प्रॉपर्टीज बाय कर सकते हैं। कमर्शियल प्रॉपर्टीज कैन बी इन डिफरेंट पार्ट, वो अलग अलग पार्ट में हो सकती है। आप कमर्शियल प्रॉपर्टी बैचल ले सकते हैं, ग्राउंड फ्लोर के शोरूम या फर्स्ट फ्लोर के शोरूम। आप प्रीलीज्ड प्रॉपर्टीज भी ले सकते हैं जहाँ पे आपको रेंटल यील्ड, अश्योर्ड रेंटल यील्ड मिलेगा। दूसरा, आप कमर्शियल प्लॉटिंग या कमर्शियल डेवलपमेंट के जो प्लॉटिंग स्कीम्स होती है, शेड स्कीम होती है, उसमें भी आप इन्वेस्ट कर सकते हो। वहाँ पे भी आपको रेंटल यील्ड अच्छा मिलेगा। अमित जी, लेकिन अगर मेरे को रेंटल इनकम ही चाहिए तो मैं क्यों ना दूसरा फ्लैट लेकर के उसको रेंट पे दे दूं, वहाँ से भी तो मेरे को रेंटल इनकम मिल जाएगा। मिल जाएगा, बात तो सही है, बट उसका सबसे बड़ा एक ड्रॉबैक होता है। रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी में 10 साल या 15 साल की एज के बाद उस प्रॉपर्टी का अप्रिशिएशन नहीं होता है। दूसरा, प्रॉपर्टी रेसिडेंशियल की मैनेज नहीं होती है, उसकी वजह से आपका प्रॉपर्टी का अप्रिशिएशन ही नहीं होता और रेंटल इनकम भी कम हो जाती है। उसके अगेंस्ट में आप कमर्शियल प्रॉपर्टी देखते हो तो कमर्शियल प्रॉपर्टी में क्या होता है कि जो बंदा आपकी प्रॉपर्टी ले रहा है वो वहां से अर्न कर रहा है, पैसा कमा रहा है। तो पैसा कमा रहा है तो वो प्रॉपर्टी को पूरा मेंटेन करता है, और जब वो छोड़ के जाता है तो आपको मेंटेन्ड प्रॉपर्टी मिलती है। रेसिडेंशियल में वैसा नहीं होता है। अगर रेसिडेंशियल में बंदा रह रहा है तो वो उसको मैनेज नहीं करता है या मेंटेन्ड नहीं करता है, और जब वो छोड़ के जाता है तो आपको उसके ऊपर वापस से खर्चा करा के उसको बनाना पड़ता है। ये बात तो आपने एकदम सही कही कि कमर्शियल प्रॉपर्टी अगर है, किसी को आप रेंट पे देते हैं तो उससे इनकम के साथ साथ वो प्रॉपर्टी आपको बेटर कंडीशन में ही मिलती है, राइट? अच्छा, कमर्शियल प्रॉपर्टी में अगर मेरे को इन्वेस्टमेंट करना हो तो मैं कहाँ पे कर सकता हूँ आपके? देखो, अपकमिंग एरियाज में अभी अपने पास गिफ्ट सिटी है, बहुत हॉट केक है। दूसरा, अपने पास वैष्णव देवी सर्कल है अपने पास, विसत सर्कल है, गोता है, शेला है, आमली टी जंक्शन अभी बहुत हॉट केक की तरह चल रहा है।
मतलब आपके पास किसी अहमदाबाद के किसी भी कोने में अगर मेरे को कमर्शियल में इन्वेस्टमेंट करना है तो प्रोजेक्ट्स आपके पास अवेलेबल है? हाँ, हमारे पास सभी एरिया में प्रोजेक्ट्स अवेलेबल है। आप आपकी नीड लेके आइए, हम उसको एनालाइज करके आपको बेस्ट प्रोडक्ट सॉल्यूशन प्रोवाइड कर सकते हैं।